नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल MR स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे NTPC के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम रेलवे NTPC के फिजिक्स के प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने फिजिक्स के अध्याय 5 यानी कि उष्मा का पहला भाग ताप और तापमापन अर्थात टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा इससे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए टॉपिक को, जिसका नाम है ऊष्माचालन एवं विकिरण अर्थात टेम्परेचर, कंडक्शन एंड रेडिएशन। एक 106 घन वस्तु में ऊष्माचालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन ए सामग्री की घनता, ऑप्शन बी सामग्री के आयाम, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑप्शन सी घर्षण। घन वस्तु में ऊष्माचालन का दर घर्षण पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। और ऊष्मा प्रभाव वस्तु के ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो घन वस्तुओं में सामग्री का घनत्व है, आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। तीसरा टॉपिक उसमें प्रसार मतलब थर्मल एक्सपेंशन। 107 नंबर क्वेश्चन। नीचे एक अभिकथन यानी कि ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। कारण यानी कि आर, लोहा गर्मियों में फैलता है। सही विकल्प चुने। ए सही है लेकिन आर गलत है। बी ए गलत है लेकिन आर सही है। सी ए और आर दोनों सही है और आर एक की उचित व्याख्या है। डी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की उचित व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और आर एक की उचित व्याख्या है। लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है क्योंकि लोहा गर्मियों में फैलता है। अतः कथन ए और आर दोनों सही है तथा कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है। चौथा टॉपिक संवहन यानी कि कन्वेंशन। 108 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी कि बेड कंडक्टर है? ए लकड़ी, बी हीरा, सी पानी, डी माइका। ऑप्शन ए लकड़ी। लकड़ी उष्णता का कुचालक यानी कि बेड कंडक्टर है। विद्युत रोध यानी कि इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करते हैं या जिनमें से होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा या ऊष्मा प्रवाहित होती है। लकड़ी यानी कि सूखी हुई बेकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज, PVC आदि कुचालकों के उदाहरण हैं। 109 नंबर। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए यह भंगुर नहीं है, बी यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, सी यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, ऑप्शन डी यह ऊर्जा कुशल होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। 110 नंबर। इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? ए माइका, बी बेकेलाइट, सी ग्रेफाइट, डी शुष्क वायु। ऑप्शन सी सही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट अधातु होती है। इसके अपवादात्मक गुण इसकी विशिष्ट संरचना के कारण होते हैं। इसके प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का सर्वोत्तम चालक बनाते हैं। 111। किसी वस्तु या पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण यह विद्युत का सुचालक बनता है? ए पॉजिट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। किसी पदार्थ को विद्युत का अच्छा सुचालक बनने के लिए
उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है जो विद्युत विभव आरोपित होने पर आसानी से पदार्थ के माध्यम से गति कर सके। इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? ए चीनी मिट्टी के बर्तन, बी एल्यूमिनियम, सी टंगस्टन, डी निकेल। ऑप्शन ए चीनी मिट्टी का बर्तन। चीनी मिट्टी विद्युत का सुचालक नहीं है। इसका रासायनिक नाम जल युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट यानी कि Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O होता है। चीनी मिट्टी का उपयोग बर्तन, प्याले, कटोरी, थाली, अस्पताल में काम में लाए जाने वाले सामान, बिजली के पृथककारी यानी कि इंसुलेटर, मोटर गाड़ियों के स्पार्क प्लग, तापसह ईंटों इत्यादि बनाने में होता है। 113 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? ए कांच, बी कागज, सी तांबा, डी पानी। ऑप्शन सी तांबा। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक या सुचालक यानी कि कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक या कुचालक यानी कि नॉन कंडक्टर कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, कागज आदि। 114 निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं। बी ये सभी कीमती धातुएं हैं। सी ये सभी अच्छे सुचालक हैं। डी कोई समानता नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये सभी अच्छे सुचालक हैं। चांदी, तांबा, सोना और एल्युमिनियम में समानता यह है कि ये सभी विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। 5वां टॉपिक, अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, फेज ट्रांजिशन एंड लेटेंट हीट। 115 नंबर, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहा जाता है? ए गलनांक, बी हिमांक बिंदु, सी क्वथनांक, डी ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन बी हिमांक बिंदु। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्रायः गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ, उसका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उसका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से जैसे बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक घटता है। 116 नंबर, पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 214 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर है ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा होने पर पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है और कम होने पर कम होता है। ज़्यादा ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है इसलिए पानी का क्वथनांक भी कम होता है। एक 117 हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है? ए एक्सपेंशन, बी कॉन्ट्रैक्शन, सी ह्यूमिडिफिकेशन, डी प्रेसिपिटेशन। आंसर ए है एक्सपेंशन। हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग तापमान पर यानी कि जाड़ों की रातों में पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी के जमने पर आयतन में प्रसार यानी कि एक्सपेंशन होने के कारण बर्फ का आयतन बढ़ जाता है और पाइप फट जाती है। अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, परंतु पानी का व्यवहार 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म किया जाए तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। 6ठा टॉपिक, सापेक्षिक आर्द्रता वाष्पीकरण यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वेपोराइजेशन। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ए ऑस्मोसिस, बी केंद्रप्राशन,
सी फैलाव, डी वाष्पीकरण। ऑप्शन डी वाष्पीकरण। रेफ्रिजरेटर की कार्य प्रणाली वाष्पीकरण एवं संघनन के सिद्धांत पर आधारित है। रेफ्रिजरेटर में एक वाष्पीकरण कॉइल होता है जहां एक तरल रेफ्रिजरेटर जैसे फ्रीओन गर्म हवा से गर्मी अवशोषित करता है और वाष्प में बदल जाता है। वाष्पित रेफ्रिजरेट को एक संघनन कॉइल में भेजा जाता है जहां यह ठंडी हवा से गर्मी छोड़ता है और तरल में बदल जाता है। इसी प्रकार यह चक्र चलता रहता है। एक 119 गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। ए माइक्रोवेव ओवन, बी रेफ्रिजरेटर, सी गीजर, डी इलेक्ट्रिक केतली। इसका आंसर है ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। किसी स्थान या पदार्थ को उसके वातावरण के ताप के नीचे ताप पर ठंडा करने की क्रिया को प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन कहते हैं। इस यांत्रिक विधि का विस्तार बर्फ बनाने से लेकर खाद्य एवं पेय पदार्थों को शीतल रखने तथा अधिक समय तक इन्हें संरक्षित रखने हेतु किया जाता है। 7वां टॉपिक उष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स। 120 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? ए इलेक्ट्रिक केतली, बी विद्युत प्लग एवं स्विच, सी इलेक्ट्रिक आयरन, डी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज। इसका आंसर है ऑप्शन बी विद्युत प्लग एवं स्विच। जूल के तापन नियम के अनुसार किसी विद्युत चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, चालक के प्रतिरोध यानी कि आर के समानुपाती तथा चालक में प्रवाहित हो रही धारा के समय यानी कि टी के भी समानुपाती होती है। अर्थात उसमें यानी कि H=I²RT। जूल इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक आयरन व फ्यूज जल एवं फ्यूज जूल के तापन इस नियम पर आधारित उपकरण है। विद्युत प्लग एवं स्विच विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। 121 नंबर, गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती। ए थर्मल ऊर्जा का मापन, बी अणुओं की गति, सी विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण, डी पदार्थ के थर्मोडायनामिक्स गुण। इसका आंसर है ऑप्शन ए थर्मल ऊर्जा का मापन। गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है बल्कि अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हस्तांतरण और पदार्थों के थर्मोडायनामिक गुण पर निर्भर करती है। 122 नंबर, उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ए ऑप्टिक्स, बी अकाउंटिक्स, सी थर्मोडायनामिक्स, डी रिलेटिविटी। इसका आंसर है ऑप्शन सी थर्मोडायनामिक्स। उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा और ऊर्जा के अन्य स्वरूपों तथा कार्य के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। 123 नंबर, ऊष्मा संतुलन यानी कि हीट बजट क्या है? ए सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच संतुलन, बी सौर विकिरण, सी पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर आने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन, डी स्थलीय विकिरण। इसका आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन को ऊष्मा संतुलन कहते हैं। कोई भौतिक तंत्र स्वयं अपने भीतर ऊष्मा संतुलन में तब कहा जाता है जब उसके सभी भागों में ताप समान हो और समय के साथ परिवर्तित ना हो रहा हो। इस तरह से यह ऊष्मा का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम वेव को करेंगे। वेव मतलब तरंग।